नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपडेट चैनल अमन प्रयास के जिसमें जैसा कि फ्रेंड्स हमारा एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। उसके अंतर्गत ये आपका नेक्स्ट वीडियो है जिसमें हम लोग देखेंगे 20 जीके के प्रश्नों को, साथ में उनसे जुड़े इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी। ठीक है, इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। उससे पहले आपको क्या करना है, मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो पहला जो प्रश्न है वह है कि भारत सरकार की डैश पंचवर्षीय योजना 2012-17 भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। ठीक है, तो 2012 से लेकर 17 तक जो पंचवर्षीय योजना आपका चला था, उसका वो पंचवर्षीय योजना का जो क्रम था वो आपका 12वां था। यानी कि 12वीं जो पंचवर्षीय योजना है वो आपका 2012 से 2017 तक चला था और आपका चलने वाला अंतिम पंचवर्षीय योजना था। इसके बाद से आप देखे होंगे कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं चला था, यानी कि 13वीं पंचवर्षीय योजना आपको देखने को नहीं मिलता होगा या सुनने को नहीं मिलता होगा, क्योंकि भारत में पंचवर्षीय योजना का जो क्रम था आपका 1 से लेकर 12 तक ही था। प्रथम पंचवर्षीय योजना आपका 1951 में शुरू हुआ था, जो कि 1956 तक चला था। उसी प्रकार जो 12वीं पंचवर्षीय योजना था 2012 में शुरू हुआ था और 2017 तक चला था। ठीक है, इसका जो मुख्य उद्देश्य था तेज, सतत और अधिक समावेशी विकास के उद्देश्य से लॉन्च किया गया था और अंतिम पंचवर्षीय योजना था। इसको आप याद रखिएगा। ये योजना मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में था। शुरुआत था मनमोहन सिंह के नेतृत्व में, खत्म हुआ था नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। जैसा कि आपको मालूम हुआ 2012 में प्रधानमंत्री आपके मनमोहन सिंह थे, 2014 में आपके नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन के आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले आपको बता दें कि इसका जो विकास दर है वो आपका लक्ष्य रखा गया था 8%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत की साक्षरता दर कितनी है। तो आपको बता दें कि भारतीय राष्ट्रीय सर्वेक्षण के द्वारा जो प्रकाशित रिपोर्ट हुआ था 2022 में, उसमें जो भारत का साक्षरता दर बताया गया था वो आपका 77.7% बताया गया था, यानी कि 777 से आप याद रखिएगा। इसके बाद आपको बता दें कि 2011 का जो जनगणना हुआ था उसमें भारत का साक्षरता दर आपका 74.0% था, लेकिन उसके 10 सालों के बाद ये लगभग 5% की बढ़ोतरी के साथ 2022 में 77.7% दर्ज जो कि किया गया है। ठीक है, तो आज आपका 77.7% हो गया है। 2021 का ये रिपोर्ट 2021 का ये रिपोर्ट है, 2022 में ये आपका आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भू प्रॉपर्टी का मेंटल से अलग करने वाली रेखा क्या कहलाती है। तो इसका राइट आंसर आपका मोह असंबद्धता इसका राइट आंसर था। मोह पृथ्वी में क्रस्ट और मेंटल के बीच की सीमा है। यह एक गहराई जहां भूकंपीय तरंग वेग बदल सकते हैं और वहां भी रासायनिक संरचना में परिवर्तन है। क्रोएशिया के भूकंप विज्ञानी इंड्रिजा मोहोरोविसिक ने इसे खोजे जाने के बाद मोहोरोविसिक विच्छेदन को भी करार दिया। इसके अलावा सीमा महाद्वीप के नीचे 25 और 60 किलोमीटर गहरी है और समुद्र तल के नीचे 5 से 8 किलोमीटर गहरी है। पृथ्वी के अंदर और भी 5 असंतुलन है, जैसा कि कोनराड विच्छेदन, यह आपका SIAAL और सीमा के बीच का संक्रमण क्षेत्र है। मोहोरोविसिक विच्छेदन आपका क्रस्ट और मेंटल के बीच का संक्रमण क्षेत्र है। रेपेटिव विच्छेदन आपका आउटर मेंटल और इनर मेंटल के बीच ट्रांजिशन जोन है। और गुटेनबर्ग विशेष विषाक्त विच्छेदन आपका मेंटल और कोर के बीच संक्रमण क्षेत्र है। और लेहमैन विच्छेदन की बात करेंगे तो बाहरी कोर और आंतरिक कोर के बीच का संक्रमण क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धनगढ़ी गाजा डैश का एक लोक नृत्य है। तो धनगढ़ी गाजा की बात करेंगे तो किस राज्य का ये लोक नृत्य है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी कि महाराष्ट्र इसका राइट आंसर था। ठीक है, धनगढ़ी गाजा की बात करेंगे तो महाराष्ट्र के सबसे रंगीन पारंपरिक लोक नृत्यों में से एक है। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के चरवाहे ग्वाले, भैंस पालने और कंबल बुनकर इस अद्भुत प्रकार का नृत्य करते हैं। चरवाहे और खेतों में काम करने वाले पुरुषों को स्थानीय बोली में धनकर के नाम से जाना जाता है। ये सोलापुर जिले के चरवाहे के बीच एक लोकप्रिय कला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा शुरू किए गए निम्नलिखित में से कौन से कार्यक्रम में 12 कार्य क्षेत्र शामिल है। तो इसका राइट आंसर आपका खेलो इंडिया इसका राइट आंसर था। खेलो इंडिया कार्यक्रम भारत में खेलों के विकास के लिए एक राष्ट्रीय योजना है। इसे साल 2018 में तत्कालीन खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने दिल्ली में लॉन्च किया था। यह कार्यक्रम भारत में खेल संस्कृति को बेहतर बनाने के लिए शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओलंपिक्स में भारतीय हॉकी टीम के पहले कप्तान कौन थे। ओलंपिक्स की बात करेंगे तो भारतीय हॉकी टीम के जो पहले कप्तान हुआ करते थे वो आपकी जयपाल सिंह मुंडा, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। जयपाल सिंह मुंडा की बात करेंगे तो ये भारत ने पहली बार 1928 में जब ओलंपिक में भाग लिया था तो उस ओलंपिक का नाम था एम्स्टर्डम ओलंपिक, यानी कि एम्स्टर्डम में आपका 1928 का ओलंपिक खेला गया था। उसमें हॉकी टीम ने भी भाग लिया था और आपका जयपाल सिंह मुंडा उस हॉकी टीम के कप्तान थे। ठीक है, जयपाल सिंह की बात करते हैं तो जयपाल सिंह को मारंग गोमिके के नाम से भी जाना जाता है। हॉकी के बाद उन्होंने भारतीय राजनीति में अपना करियर बनाने का भी प्रयास किया था और वो सफल भी हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मार्च 2022 के चुनाव के बाद गोवा के मुख्यमंत्री कौन बने हैं।
तो गोवा के मुख्यमंत्री की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर आपका प्रमोद सावंत हो जाएंगे। प्रमोद सावंत वर्तमान में भी गोवा के मुख्यमंत्री हैं और प्रमोद सावंत का ये दूसरा कार्यकाल है। ठीक है, दूसरा कार्यकाल है। इन्होंने 28 मार्च 2022 को तेलगांव के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में आपका ये शपथ इन्होंने लिया था दूसरी बार गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश का उपयोग उर्वरक, सिंथेटिक फाइबर, प्लास्टिक चिपकाने वाले पदार्थ, पेंट और डाई बनाने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर सल्फ्यूरिक एसिड था। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड का जो उपयोग है हम लोग उर्वरक, सिंथेटिक फाइबर, प्लास्टिक चिपकाने और पदार्थ, पेंट और डाई बनाने के लिए करते हैं। तो इसका राइट आंसर सल्फ्यूरिक एसिड इसका राइट आंसर है। इसके अलावा सल्फ्यूरिक एसिड को हम लोग गंधक का अम्ल भी कहते हैं। यह एक ध्रुव अकार्बनिक अम्ल है। प्रायः सभी आधुनिक उद्योगों में गंध कामल अति आवश्यक होता है। अतः ऐसा माना जाता है कि किसी देश के द्वारा गंध कामल का उपभोग उस देश के औद्योगिकरण का सूचक है। गंध काल के विपुल उपभोग वाले देश अधिक समृद्ध माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अटल पेंशन योजना यानी कि एपीवाई के अंतर्गत भारत सरकार का सहयोगदान देश के लिए उपलब्ध है। ठीक है, तो अटल पेंशन योजना की बात करेंगे तो भारत सरकार का जो सहयोगदान है वो आपका 5 वर्षों के लिए उपलब्ध है। तो इसका राइट आंसर आपका 5 वर्ष हो जाएगा। पिछला बार जब आपका ये प्रश्न मुझे भेंट हुआ था तो इसमें आपको आयु पूछा गया था, यानी कि न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए और मैक्सिमम आयु कितना होना चाहिए। तो 18 से 40 इसका राइट आंसर था। कहने का मतलब है कि 18 आपका न्यूनतम आयु होना चाहिए और 40 आपका अधिकतम आयु होना चाहिए। ठीक है, इसमें आपका शामिल होने के लिए। इसके अलावा जो अटल पेंशन योजना है असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले गरीबों की वृद्धावस्था आय, श्रमिकों में दीर्घायु जोखिम को संबोधित करती है। यह असंगठित क्षेत्र की बात करेंगे तो असंगठित है क्या? असंगठित की बात करेंगे तो आप चौक चौराहे पे देखते होंगे चाउमीन का दुकान, इसके अलावा आपका बर्गर, पिज्जा, मोमो का दुकान ठेला पे जो लगता है उन्हीं सभी को असंगठित क्षेत्र कहा जाता है, क्योंकि उनका एक संगठन नहीं होता है, यानी कि एक जगह से वो संगठित नहीं होते हैं तो आपका असंगठित कहलाते हैं। उन्हीं सभी श्रमिकों के लिए अटल पेंशन योजना है जो कि आपका शुरू किया गया था 1 जून 2015 से। ठीक है, यह योजना की जगह स्वावलंबन योजना एनपीसी लाइट योजना है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस रेट की पहचान करें जिसके आधार पर न्यायालय हिरासत में लिए गए व्यक्ति को उसके निरोध की वैधता की जांच करने के लिए उसे उसके सामने पेश करने के निर्देश देता है। तो इसका राइट आंसर आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण की बात करते हैं जिसे कि हम लोग इंग्लिश में हाबिस कॉर्पस के नाम से भी जानते हैं। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण के अंतर्गत न्यायालय गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को अपने समक्ष प्रस्तुत करने का आदेश देती है। यदि न्यायालय को लगता है कि गिरफ्तार करने संबंधी कारण कानून रूप से सही नहीं है या असंतोषजनक है तो व्यक्ति को मुक्त भी किया जा सकता है। ये जो आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण हुआ, आपका परमादेश हुआ, इसके अलावा निषेधाज्ञा हुआ, अधिकार परीक्षा हुआ, ये सभी आपका क्या है? तो ये सभी आपका रीट है। ये 5 प्रकार के जो रीट है आपके भारतीय संविधान में उल्लिखित है। ये जो रीट को आपका अनुच्छेद 31 के अनुसार आपका अनुच्छेद 32 के अनुसार आपका उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट जारी करता है और अनुच्छेद 226 के अनुसार आपका कौन जारी करता है? तो हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय जारी करता है। 5 प्रकार के रीट में से पहला आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण था, दूसरा आपका परमादेश था जिसे कि हम लोग मेंडामस के नाम से जानते हैं। यह रीट तब जारी की जाती है जब न्यायालय को ज्ञात होता है कि किसी विशिष्ट अधिकारी के द्वारा अपने वैधानिक दायित्वों का पालन नहीं किया जा रहा है तथा जिस कारण किसी अन्य व्यक्तियों के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। अगला है प्रोहिबिशन यानी कि निषेधाज्ञा। यह रीट उच्च स्तरीय न्यायालय यानी कि उच्चतम न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के द्वारा तब जारी की जाती है जब निचली अदालत के द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर किसी मामले की सुनवाई की जा रही है। अगला है अधिकार परीक्षा जिसे कि हम लोग कोय वारंटो के नाम से जानते हैं। यदि न्यायालय को ज्ञात होता है कि कोई व्यक्ति किसी पद को प्राप्त करने का हकदार नहीं है तब वो अधिकार परीक्षा रीट जारी कर उस व्यक्ति को पद धारण करने से रोकता है। अगला आपका उत्प्रेषण जिसे कि हम लोग सेटियोरी के नाम से जानते हैं। यह रीट के अंतर्गत न्यायालय किसी निचली अदालत या अन्य प्राधिकरण के समक्ष पड़े लंबित मामलों को उसे स्थानांतरित करने का आदेश दे सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई किस नृत्य शैली के लिए ख्याति लब्ध है, यानी कि किस नृत्य शैली से वो जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई की बात करेंगे तो इनका संबंध आपका भरतनाट्यम से है। भरतनाट्यम की बात करेंगे तो ये तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा आपका भरतनाट्यम का अलग अलग शैली है, तो पंडालूर शैली हो गया, कला क्षेत्र हो गया, मेलातुर शैली हो गया, तंजौर शैली, वजूर शैली। ठीक है, ये सभी आपका भरतनाट्यम का आपका नृत्य का शैली है। ठीक है, इनमें से जो पंडालूर शैली है, ठीक है, वो आपका श्रेय मुख्य रूप से इस तरह को आपको मतलब आगे बढ़ाने या विकास करने का जो श्रेय है आपके मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई को ही जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोनपुर पशु मेला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में लगता है। तो सोनपुर पशु मेला की बात करेंगे तो ये भारत के किस राज्य में लगेगा? तो बिहार इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये हर साल कार्तिक पूर्णिमा नवंबर दिसंबर में लगता है। ये एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है, इस बात को भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश
भारत का एक केंद्रीय बैंक है। तो भारत का केंद्रीय बैंक तो मात्र एक ही है, जिसके बारे में हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं, वह है आपका भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक को भारत का केंद्रीय बैंक कहा जाता है। हर देश का एक केंद्रीय बैंक होता है, उससे भारत का भी एक केंद्रीय बैंक है, जैसे कि भारतीय रिजर्व बैंक के तौर पर जानते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के अलावा और भी जितने बैंक होंगे वो सभी आपके वाणिज्यिक बैंक होंगे। इसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की बात करते हैं तो 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। 1935 को हुआ था 1934 के अधिनियम के अंतर्गत। ठीक है, तो ये देश के सभी बैंकों को नियंत्रित भी करता है। इसकी स्थापना हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर किया गया था। इसके अलावा 1 जनवरी 1950 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था, इस बात को भी याद रखिएगा। इसके अलावा आरबीआई के 4 स्थानीय बोर्ड हैं, देश के 4 क्षेत्रों में, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई और कोलकाता में स्थित हैं। इसके अलावा केंद्रीय कार्यालय शुरू में कोलकाता में स्थापित किया गया था, लेकिन 1987 में अस्थायी रूप से मुंबई स्थापित कर दिया गया था। यानी कि 1935 में जब आपका आरबीआई स्थापित किया गया था, कोलकाता में किया गया था, लेकिन 1937 में यानी कि 2 साल के बाद ही इसे मुंबई शिफ्ट कर दिया गया था। वर्तमान में भी इसका जो हेडक्वार्टर है आरबीआई का, वो भी आपका मुंबई में है। इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो कौन है, तो आपके हैं शक्तिकांत दास जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के पूर्ण पाचन का स्थल है। ठीक है, तो आपको बताना है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है, यानी कि पूरा पाचन, पूरी तरह से पाचन कहाँ होता है। तो इसका राइट आंसर आपका क्षुद्रांत, इसका राइट आंसर है क्षुद्रांत, को हम लोग आम भाषा में छोटी आंत के नाम से जानते हैं। छोटी आंत प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट को पूरी तरह से पचा लेता है। यह इस उद्देश्य के लिए यकृत और अग्नाशय के तरल पदार्थ प्राप्त करता है। छोटी आंत के 3 भाग हैं, जैसे कि ड्यूडेनम हो गया, जिजुनम हो गया और आपका इलियम हो गया। अमाशय के ड्यूडेनम सिरे से पाइरोलिक अंत में प्रवेश करने वाले पदार्थ को कायम कहा जाता है, यानी कि कायम यानी कि अम्लीय कहते हैं। छोटी आंत वह जगह है जहां पर अंतःग्रहण मैक्रोमोलेक्यूलस पूरी तरह से पच जाते हैं। इसके अलावा रक्त प्रवाह में प्रवेश करने से पहले पेट की सामग्री को छोटी आंत के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राजा के शासनकाल में सांची का महान स्तूप बनाया गया था। तो सांची का जो महान स्तूप है वो दोस्तों आपका बनाया गया था अशोक के शासनकाल में। तो इसका राइट आंसर आपका अशोक हो जाएगा। ठीक है, अशोक जो है आपका मौर्य समाज का तीसरा शासक हुआ करता था, तो इसको भी याद रखिएगा। सांची का जो स्तूप है वो आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश का रायसीना जिला है, वहां पर एक सांची शहर है, वहीं पर आपका ये सांची का स्तूप है। सांची का स्तूप छोटे छोटे कई स्तूप है, जिनमें 3 मुख्य है, स्तूप 1, स्तूप 2, स्तूप 3। ठीक है, स्तूप 1 को सांची का महान स्तूप भी कहा जाता है। ये सबसे प्रमुख और सबसे पुराना है और माना जाता है कि इसमें बौद्ध के अवशेष हैं। इसके अलावा महान स्तूप और सांची के अन्य बौद्ध स्मारकों को सामूहिक रूप से 1999 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी नामित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रार्थना समाज का स्थापना डैश में बम्बई में हुआ था। तो प्रार्थना समाज की बात करेंगे तो इसका स्थापना आपका 1867 में हुआ था। ठीक है, कहाँ पर हुआ था, बम्बई में हुआ था। इसका जो स्थापना है आपका ब्रह्म समाज से प्रेरित होकर किया गया था 1867 में आत्माराम पांडुरंग के द्वारा, तो इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा दक्षिण भारत में इस प्रार्थना समाज को फैलाया किसने था, तो तेलुगु लेखक थे आपका कंदुकुड़ी वीरे सलिंगम। ठीक है, इन्हीं के द्वारा दक्षिण भारत में इस समाज को फैलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मई 2022 में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बने हैं। तो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री की बात करेंगे तो मनिक शाह जी आपके 2022 में बने थे और वर्तमान में भी त्रिपुरा के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी आपके मनिक शाह जी हैं। तो इसको भी आपको याद रखना है। अगला है कि गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति किस पंचवर्षीय योजना के 2 प्रमुख उद्देश्य हैं। तो आत्मनिर्भरता की प्राप्ति जो है वो आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। ठीक है, गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति 5वीं पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य था। तो इसका राइट आंसर है 5वीं जो पंचवर्षीय योजना है आपका 1974 से 1978 तक है, जो कि चला था मोरारजी देसाई के सरकार में चला था, सरकार में समाप्त हुआ था। ठीक है, अगला है, उससे पहले आपको बता दें कि 1975 में आपका विद्युत आपूर्ति अधिनियम में संशोधन किया गया था। 1975 में एक 20 बिंदु कार्यक्रम भी शुरू किया गया था, 20 सूत्रीय कार्यक्रम, और न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम भी आपका 1975 में इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली भी शुरू किया गया था। अगला है कि राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज का सम्मान करना क्या है। तो राष्ट्रगान और राष्ट्रगान का सम्मान करना प्रत्येक नागरिक का मूल कर्तव्य है, यानी कि मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्रगान का सम्मान प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है। इसके अलावा प्रत्येक नागरिक के 11 मौलिक कर्तव्य हैं, कौन कौन से हैं इसके बारे में हम लोगों ने कल परसों भी चर्चा किया है, तो आपको पीडीएफ में दिया गया है, आप लोग इसे आसानी से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, लेकिन आपको याद रहे कि ऊपर का जो 10 मौलिक कर्तव्य है वो आपका 1976 में जोड़ा गया था आपका 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से। जो एक मौलिक कर्तव्य अंत वाला वो आपका जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन के माध्यम से 2002 में। ठीक है, तो जो लोग पहले से वीडियो देखते आ रहे हैं, अब तक आपका 40-42 क्लास हो चुका है, तो वो लोग अच्छी तरह से इसको जानते होंगे कि इसको कितने बार हमने चर्चा किया है आपके सामने।
अगला है कि सौर सेल बनाने में प्रयुक्त तत्व की पहचान करना है। तो सौर सेल बनाने में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है, तो इसका नाम सिलिकॉन इसका राइट आंसर है। सौर सेल ऐसे उपकरण है जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, उन्हें फोटोवोल्टिक सेल के रूप में भी जाना जाता है। सौर सेल को सिलिकॉन बॉल्स से बनाया जाता है और ये पॉलीक्रिस्टलाइन संरचना है जिनकी परमाणु संरचना एकल क्रिस्टलीय होती है। ठीक है, तो सौर सेल को किससे बनाया जाएगा, तो सिलिकॉन से बनाया जाएगा, तो इसका राइट आंसर है। इसके अलावा सौर दक्षता को सेल पर आने वाली सूर्य के प्रकाश की बिजली में परिवर्तित प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका 20 प्रश्न रहा। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।